नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, गुदा रोगों के अंतर्गत बवासीर, फिशर भगंदर के अंतर्गत क्षार चिकित्सा क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर आप क्षार चिकित्सा क्यों करें, इसके बारे में आप जान गए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। गुदा रोगों के अंतर्गत क्षार चिकित्सा का महत्व। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे इंटरनल पाइल्स, जो भीतरी मस्से होते हैं, जिसको खूनी बवासीर कहते हैं। खूनी बवासीर, ब्लीडिंग पाइल्स, यानी कि उसमें क्षार चिकित्सा किस प्रकार से किया जाता है, क्या रोल है उसका, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं खूनी बवासीर में क्षार चिकित्सा का महत्व के बारे में, यानी कि किस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप खूनी बवासीर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में खूनी बवासीर के बारे में जानकारी है, खूनी बवासीर क्या होती है उसके बारे में जानकारी है, आप उस वीडियो को देखें। खूनी बवासीर जो इंटरनल पाइल्स होती है, ब्लीडिंग पाइल्स जिसको कहते हैं, जहाँ से केवल खून ही आता है, बहुत लक्षण उसमें रहता है, हल्की इचिंग आती है और खुजली रहती है। उसके लक्षण के बारे में हमने चर्चा किया है पिछले वीडियो में। दोस्तों, खूनी बवासीर वो परेशानी है जिससे कि आपकी धातु का क्षय होता है, रक्त धातु का क्षय होता है, और ये क्षय इतना खतरनाक होता है कि आपकी जो शारीरिक क्षमता होती है उसमें बहुत बड़ा लोप होता है, यानी कि आपका शरीर का सम्यक विकास रुक जाता है। स्वाभाविक है, जब आपकी सप्त धातु में से दूसरी धातु ही क्षय होने लगेगी और इस प्रकार से जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो खूनी बवासीर से ही होता है। तो उस प्रकार की कैटेगरी में उस धातु को रोकना सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसे हमने कैटेगरी के हिसाब से चर्चा किया था, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री, यानी ग्रेड में 1, 2, 3, 4 ग्रेड की जो पाइल्स होती हैं, इंटरनल पाइल्स, उसके बारे में चर्चा किए थे। उसमें क्षार चिकित्सा किस प्रकार के ग्रेड में महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, क्षार चिकित्सा यानी कि क्षार सूत्र से जो पाइल्स की चिकित्सा होती है, बवासीर की चिकित्सा होती है, वो थर्ड और फोर्थ डिग्री यानी कि तीसरे चरण में और चौथे चरण की जो इंटरनल हेमराइड्स होती है, ब्लीडिंग पाइल्स होती है, वहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि उस प्रकार के जो ब्लीडिंग पाइल्स होती हैं वहाँ से खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रेड अब आपके गुदा द्वार के पैखाने के रास्ते को कवर करना शुरू कर देती है। ऐसी स्थिति में सामान्य औषधि से भी बहुत जल्दी लाभ नहीं मिलता है। अगर वो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री है तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है और वो अपने आप भी रुक जाती है, या किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने से वो ब्लीडिंग रुक सकती है। लेकिन जब वो कैटेगरी थर्ड से फोर्थ की ओर चली जाती है, तीसरे चरण में चली जाती है, चौथे चरण में चली जाती है, तो वहाँ पे वो खून रुकना एक तरह से असंभव सा होने लगता है। क्योंकि हम भी जो जनरल मेडिकेशन द्वारा प्रयास किया जाता है, पूरा प्रयास करने के बाद भी वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है। मरीज कहता है, डॉक्टर साहब कुछ दिन और रोक लिया जाए, बाद में हम इसका क्षार से कराएंगे। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, क्योंकि उसका चरण इतने अगले चरण में चला जाता है कि वो नहीं रुकती है। क्योंकि स्वाभाविक है कि आपको पैखाने के रास्ते का इस्तेमाल करना है, इस वजह से वहाँ पे हल्का फुल्का प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ से वो पिचकारी जैसे फूटेगा और टीयर होगा, ब्लड वेसल्स खुलेंगी और एक बार में बहुत सारा रक्त बह जाएगा। ऐसी स्थिति में थर्ड एंड फोर्थ डिग्री में, जहाँ पे आपको सामान्य मेडिकेशन से, सामान्य औषधियों द्वारा आपका खून नहीं रुक रहा है, मस्से का खून नहीं रुक रहा है, ऐसी स्थिति में आपको क्षार सूत्र चिकित्सा लेनी अनिवार्य है। और उसके लिए आप जितनी जल्दी डिसीजन ले लें, निर्णय ले लें, वो बेहतर होती है। तो दोस्तों, क्षार सूत्र चिकित्सा थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड की इंटरनल हेमराइड्स, ब्लीडिंग पाइल्स में क्षार सूत्र चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ पे किसी अदर चिकित्सा से भी उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है जितने कि क्षार सूत्र चिकित्सा से मिलता है। दोस्तों, तीसरे और चौथे चरण की यानी कि थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में जो क्षार सूत्र चिकित्सा की जाती है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें जो हम चिकित्सा फॉलो करते हैं उसमें पेशेंट इजीली आते हैं, आराम से अपने साधन से आते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, पैखाने के रास्ते के चारों ओर हल्का सा जो लोकल एनेस्थीसिया, सुन्न करने वाली जो इंजेक्शन होती है, उसको लगाने के बाद
मरीज को पता नहीं चलता है और इजीली आराम से वो प्रोसेस हो जाता है। 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड में जहाँ मस्से इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको पकड़ करके लाइगेट किया जाता है। लाइगेट करने का भी एक बहुत अलग प्रोसेस होता है जो एक्सपर्ट ही करते हैं, 400 चिकित्सक करते हैं, ताकि लाइगेशन करने के बाद, ट्रांसफिक्सेशन करने के बाद वो मस्सा लेके ही निकलेगा। आप आगे इमेज में देखेंगे, यानी कि उस मस्से को ऐसा बांधा जाता है कि वो क्षार उसकी कटिंग करके और हीलिंग कराते हुए उस मस्से को बाहर निकालता है। उस दौरान 2 से 3 दिन तक हल्की स्वेलिंग रह सकती है। उसके बाद 5 से 6 दिन या 7वें दिन मस्सा ज़्यादा बड़ा है तो 10 दिन तक लग जाते हैं उस मस्से को कट करके बाहर निकलने में। लेकिन सामान्य रूप से अगर आप हल्के फुल्के सामान्य वर्क वाले हैं तो अपना काम कर सकते हैं। गाड़ी चलाने वाली जो रूटीन होती है उसी को रोकना रहता है। बाकी आपकी कंडीशन के हिसाब से चिकित्सक आपको अलाउ करते हैं कि आप किस प्रकार के कर्म, अपने नित्य कर्म कैसे कर सकते हैं। हल्की फुल्की दिक्कत दोस्तों केवल शौच करने के समय आती है, वो भी नॉमिनल रहती है। जो एक थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं कि 400 चिकित्सा से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो कैटेगरी अलग अलग होती है दोस्तों। वो कैटेगरी बिल्डिंग पाइल्स में उतनी पेनफुल नहीं होती है। फिस्टुला है, कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे थ्रेडिंग बार बार होती है, 400 चिकित्सा को बदला जाता है, चेंज किया जाता है। ऐसी स्थिति में वो तकलीफ़ रहती है और तकलीफ़ थोड़ी तो रहेगी ही, क्योंकि हम अस्थाई चिकित्सा कर रहे हैं। उस तकलीफ़ के डर से आप प्रक्रिया ना करें 400 की उस हल्के फुल्के पेन की वजह से, दर्द की वजह से आप किसी और दूसरे चिकित्सा में चले जाएं जहाँ पे आपको अस्थाई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में हल्का फुल्का दर्द लेना ठीक होता है। उतना दर्द नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, नहीं, ड्यूरेबल होता है, इजीली होता है। आप अपना सारा प्रोसेस, सारा कर्म करते हुए चिकित्सा करा सकते हैं। उन तकलीफ़ों से घबराएं ना, उतनी तकलीफ़ नहीं होती है। ब्लीडिंग पाइल्स में नाम मात्र की तकलीफ़ होती है, केवल ड्यूरिंग डिफिकेशन यानी कि शौच के समय हल्की फुल्की दिक्कत आती है। उसको भी चिकित्सक अपने हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। ड्यूरेबल रहता है। मस्सा एक बार निकल गया, चाहे वो 5 दिन में निकल जाए या 7 दिन में निकल जाए, मस्सा निकलने के बाद लगभग 80% तक आप उसी समय क्योर हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षार सूत्र की विशेषता है, जैसे हमने क्षार सूत्र की विशेषता में वर्णन में बताया कि आपकी एनल म्यूकोसा की क्षति नहीं होती, रप्चर नहीं होता है, और दीर्घकालिक यानी कि क्योंकि हीलिंग भी करता है तो बहुत लंबी आपको अदर सूखने वाली औषधि, एंटीबायोटिक का सेवन भी नहीं कराना पड़ता है। ईजिली हो जाता है आपके हेल्दी रूटीन से, आपकी एंटीबॉडी की वजह से, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से ही उसकी हीलिंग हम कराते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्षार चिकित्सा 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड हेमराइड्स में सबसे महत्वपूर्ण है और इजीली हो जाता है। आप प्रोसेस करा के आराम से 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप अपने घर जा सकते हैं, लोकल में जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना जिस प्रकार से चलते हुए आते हैं उसी प्रकार से चलते हुए जाते हैं। बहुत बड़ी तकलीफ़ का विषय नहीं है क्षार शुद्ध चिकित्सा। इसके बारे में अनभिज्ञता है, कुछ भ्रांतियाँ हैं और कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो चिकित्सक नहीं हैं लेकिन क्षार शुद्ध चिकित्सा कर रहे हैं, वहाँ पे भी इस प्रकार की दुविधा रहती है। इसलिए आप अवेयर रहें और जानकार बनें, क्षार शुद्ध चिकित्सक से ही मिलें जहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्षार शुद्ध चिकित्सा की होती हो और आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही क्षार शुद्ध चिकित्सा कराएं। दोस्तों 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड हेमराइड्स में, इंटरनल पाइल्स में क्षार शुद्ध चिकित्सा इसी प्रकार से एकदम इजी रूटीन में किया जाता है और अस्थायी चिकित्सा होती है। हाँ, यह है कि 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री में क्षार शुद्ध चिकित्सा नहीं हो पाती है क्योंकि ऐसी स्थिति में मस्से बहुत बड़े नहीं होते, पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी लाइगेशन नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में या तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है कि कालांतर में यानी कि कुछ सालों बाद अगर उसमें वृद्धि होती है तब क्षार शुद्ध चिकित्सा किया जाए, नहीं तो एक दूसरी चिकित्सा होती है, उसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट चिकित्सा होती है दोस्तों क्षार शुद्ध चिकित्सा, जो टोटली लाइगेशन होती है, ट्रांसफिक्सेशन जो होता है, मस्सों को बांध करके निकाला, ये सबसे बेहतर होता है। किसी भी दूसरी चिकित्सा की तुलना में सबसे बेहतर यही चिकित्सा होती है और हम ज़्यादा इसी को फॉलो कराते हैं। क्योंकि जब उस रूटीन में उस लेवल पे चला जाएगा
तब फिर जनरल मेडिकेशन से लाभ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके जानने वाले में आपको है तो आप इसी प्रकार की चिकित्सा को फॉलो करें। दोस्तों 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री हेमोराइड्स के बारे में आप जान गए हैं। 400 चिकित्सा किस प्रकार से होती है, इमेज के माध्यम से भी आप देखे होंगे। एकदम इजीली होता है, उसमें आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम के आसपास तक है और आपका शरीर सपोर्ट कर रहा है तो भी हम 400 चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग लॉस नहीं होती है। विशेषता यही है कि पैथोलॉजिकल जांच के लिए 3 से 5 ml जो ब्लड निकाला जाता है आपको आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए, उतना भी ब्लड लॉस नहीं होता है। आप समझ लें आप कि कितनी विशेषता, कितनी यूजफुल है। जबकि अदर किसी भी प्रक्रिया में आपका जब तक हीमोग्लोबिन 10 के आसपास नहीं रहेगा, आपकी कोई भी सर्जिकल प्रोसेस नहीं की जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम कर सकते हैं, हम 400 चिकित्सक हैं। आपकी कंडीशन को देखते हुए और रोग के हिसाब से हम 400 चिकित्सा को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ये आयुर्वेद चिकित्सा की 4 सूत्र चिकित्सा की विशेषता है। इसलिए दोस्तों अवेयर हों, जानकार बने और इस प्रकार के रोगों के लिए आप तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करें, 400 चिकित्सक से मिलें और उनके हिसाब से डायग्नोज करा के अपनी चिकित्सा कराएं। दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है किसी भी विषय संबंधित, एनोरेक्टर से संबंधित या अदर किसी भी रोग से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से सवाल अपने पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।